Welcome students in my YouTube channel Economic Amazon. Hope you are enjoying online studies. Then today we will study about the form of money. Then first of all we will discuss about this box क्योंकि ये लास्ट वीडियो में रह गया था. Did you know? तो फर्स्ट पॉइंट इसका आता है मनी हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज. मतलब जब मनी का इन्वेंशन हुआ या मनी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद एक्सचेंज का जो प्रोसेस था काफ़ी बढ़ गया पहले से. बार्टर सिस्टम में तो लिमिटेड एक्सचेंज होता था. सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट. और जब एक्सचेंज का प्रोसेस बढ़ा तो मार्केट का साइज़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा. मार्केट काफ़ी बड़े हैं आजकल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन मार्केट भी है. थर्ड आता है अपने पास पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द स्केल ऑफ आउटपुट. इससे आउटपुट का जो स्केल था वो बढ़ गया, मतलब आउटपुट बढ़ने लगा. और फोर्थ पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ द स्केल ऑफ आउटपुट हैज़ लेड टू जीडीपी ग्रोथ. और जब आउटपुट का स्केल बढ़ा, मतलब ज़्यादा आउटपुट होने लगा तो जीडीपी बढ़ने लगा कंट्री का, इम्प्लाइंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और इससे हर इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगी. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद हर इकोनॉमी का साइज़ बड़ा हो गया, जीडीपी बढ़ने लगा, आउटपुट का स्केल बढ़ गया, मीडियम जो एक्सचेंज था एक्सचेंज का प्रोसेस बढ़ा. नाउ कम टू द टुडेज पॉइंट विच इज़ फॉर्म ऑफ मनी. जो फॉर्म ऑफ मनी है देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मेन फॉर्म ऑफ मनी. जो फर्स्ट इसमें दिया गया है फॉर्म ऑफ मनी में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ मनी आर डिस्क्राइब हियर. फर्स्ट पॉइंट में अपने पास दो हैं. पहला है फिएट मनी और फ्यूडिशरी मनी. ठीक, जो फिएट मनी होता है इसके बारे में बताऊं. द फिएट मनी इज दोज मनी विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर और अथॉरिटी. जो गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी पे जारी होता है वो फिएट मनी होता है. जैसे कि कॉइन और जो पेपर करेंसी जो आरबीआई इशू करता है, इंडिया में जो कॉइन्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट है वो इशू करता है. और 1 रुपये का जो नोट था पहले चला करता था, आजकल कम देखने को मिलता है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट इशू करता था. और 1 रुपीज़ के ऊपर के जितने नोट हैं वो सारे आरबीआई इशू करता था ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो ये अपने पास फिएट मनी है. और फ्यूडिशरी मनी होता है जो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट किया जाता है. जैसे दो जनों में ट्रस्ट है बिटवीन, आपस में उन्होंने समझौता किया और किसी चीज़ को एज अ मनी एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने पास फ्यूडिशरी मनी हो जाएगा. मामूली सा डिफरेंस है. डिफरेंस पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिएट मनी एंड फ्यूडिशरी मनी. अब मैं इसको पढ़ता हूँ, देखें क्लियर लिखा हुआ है. फिएट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय द ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से होता है. जैसे हर नोट पे गवर्नर आरबीआई के साइन होते हैं, वहाँ लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ 10 रुपीज़ नोट. मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे गवर्नर का साइन है. इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन. तो फिएट मनी में सारे कॉइन्स और नोट आ जाते हैं विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और इस तरीके से जो गवर्नमेंट के ऑर्डर और अथॉरिटी से जो कॉइन और नोट इश्यू होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम सारे इंडियन जैसे जो भी कंट्री हैं उस कंट्री के जो सिटीजन हैं वो लीगली बाउंड होते हैं कि हम उसे लेने से मना नहीं कर सकते हैं. सेकेंड आता है फ्यूडिशरी मनी. Fiduciary money is that money which is accepted as the medium of exchange because of the trust between the payer and payee. ये वो पैसा है जो पेयर मतलब लेने वाले, देने वाले और पेई, लेने वाले और देने वाले के बीच में. पेयर मतलब देने वाला, पेई मतलब लेने वाला. तो पेयर जो है और पेई के बीच में ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट होते हैं. जैसे चेक, अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास पैसा नहीं है मैं चेक दे देता हूँ, तो इफ़ यू से येस तो ही मैं चेक दे सकता हूँ. अगर आपने डिनाई किया नहीं मैं चेक नहीं लूँगा तो मैं आपको बाउंड नहीं कर सकता चेक लेने के लिए, है ना. तो वो ट्रस्ट के बिटवीन होता है. जो एग्जाम्पल चेक आर फ्यूडिशरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. मतलब फ्यूडिशरी मनी में गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पेयर और पेई के बीच का ट्रस्ट होगा. जबकि फिएट मनी में गवर्नमेंट का ऑर्डर और अथॉरिटी होगा और उस फिएट मनी को हम लेने से मना नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट इट. बट जो फ्यूडिशरी मनी है ये तो हमारे ट्रस्ट पे होता है तो वी कैन डिनाई, हमको कोई बाउंड नहीं करेगा. नेक्स्ट आता है सेकंड फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. यहाँ भी मामूली डिफरेंस है. फुल बॉडीड मनी रेफर टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued.
अब यहाँ क्या होता है, बहुत बारीकी से समझना, इफ़ द कमोडिटी वैल्यू ऑफ द मनी इज जस्ट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द मनी। जैसे 10 रुपये का कॉइन है, अब 10 रुपये का कॉइन 10 रुपये में चलेगा, आपको पता ही है उसकी फेस वैल्यू। बट अगर आप 10 रुपये के कॉइन का जो मेटल है उसको आप मेल्ट करके बेचें तो भी उसके बदले में आपको 10 रुपीज़ ही मिले, मतलब उसके मेल्ट किए हुए जो मेटल का वैल्यू है वो भी 10 रुपये के बराबर हो, तो वो फुल बॉडीड मनी हो जाएगा। ऐसा होता था ब्रिटिश टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स थे, अगर उन्होंने सिल्वर का 10 रुपीज़ का कॉइन इशू किया है तो इसका मतलब ये होता था कि उसमें 10 रुपये के बराबर ही चांदी लगी हुई है, तो वहाँ सिल्वर की जो वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ के इक्वल होती थी। इट इज़ कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, फुल बॉडीड मनी रेफर टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है अगर आप उसको पिघला के बेचें, ठीक, इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एंड एज व्हेन दीज आर इशूड, मतलब जब ये इशू हुआ, जैसे चांदी का सिक्का निकाला गया 5000 का, तो उस समय उस चांदी की कीमत 5000 थी। इन फ्यूचर वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, 2000 रुपीज़ का नोट है, तो वो जब आप चलाओगे तो 2000 रुपये में चलेगा, बट अगर आप उसके कागज़ की और उसकी इंक की वैल्यू निकालोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5 रुपये का खर्चा आता है, तो वो 4-5 रुपीज़ है उसकी कमोडिटी वैल्यू, बट उसकी जो मनी वैल्यू है वो 2000 रुपये के बराबर है। तो वो आपके पास क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल हो गया। नहीं सॉरी, क्रेडिट का भी नहीं हुआ, मतलब इट इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल देखते हैं, अ रूपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर। ब्रिटिश टाइम पे चांदी का सिक्का बना था। कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू। उस टाइम उसमें उतने रुपये की चांदी लगी होती थी जितने रुपये का वो सिक्का था, तो इसका मतलब वो फुल बॉडीड मनी हो गया। मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट इशूइंग, मतलब जब उसको इशू किया गया उस टाइम उसमें उतने रुपये की चांदी लगी होती थी जितने रुपये का वो कॉइन था। मतलब अगर 10 रुपये का कॉइन इशू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम, तो उसमें 10 रुपये के बराबर चांदी लगाई। इशूइंग और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेंट इन द कॉइन वॉज इक्वल टू 1 रुपीज़। मतलब जो 1 रुपीज़ का कॉइन इशू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें 1 रुपीज़ की वैल्यू के बराबर सिल्वर लगाया गया। अब आता है क्रेडिट मनी रेफर टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब जिसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है। जैसे 2000 रुपये का नोट है, अभी जो करंटली 10 रुपये का सिक्का चल रहा है, अगर आप उसका मेटल पिघला के बेचोगे तो वो तो 1 रुपये में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसमें मेटल होता कितना सा है, पता नहीं कौन सा मेटल होता है, पर उसकी जो मनी वैल्यू 10 रुपये के बराबर है, पर उसको पिघला के बेच दो, हथौड़े से उसको क्रश कर दो, कोई उसको 1 रुपये में भी नहीं खरीदेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट मनी हुआ। मतलब इसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे 2000 रुपये का नोट है, उसमें कागज़ कितना लगा होता है, 1 रुपये का भी कागज़ नहीं होगा, पर 2000 रुपये उसकी मनी वैल्यू। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रूपी कॉइन इज़ मेड ऑफ इन इंडिया। इंडिया में जो 1 रुपये का सिक्का चलता है उसमें कितनी है उसकी कमोडिटी वैल्यू, ना के बराबर होती है। अगर आप उसको हथौड़े से पीट दो, क्रश कर दो, तो कोई उसको सड़क पे से भी नहीं उठाएगा। ओबियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ द रूपी कॉइन, मतलब रुपीज़ से बहुत कम होती है। अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन, अगर कहीं 1 रुपये से ज़्यादा होती तो लोग उसको पिघला के उसका मेटल बेचने लगते हैं। एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट द प्राइस ग्रेटर देन 1 रुपीज़। अगर उसमें आप 1 रुपये से ज़्यादा का मेटल लगा दोगे तो लोग उसको पिघला के बेचने लगेंगे। ठीक, I hope you are understanding. You can ask your problem anytime. You have my contact number, my email ID. You can ask your question by commenting in comment box on my YouTube channel. Yes, तो यहाँ अपने पास बॉक्स आता है फुल बॉडीड मनी, मतलब मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होता है फुल बॉडीड मनी में। क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज़्यादा होता है कमोडिटी वैल्यू से। आप ये 2 इक्वेशन याद रख सकते हैं ताकि आपको पूरा इसका जो डेफिनेशन याद हो जाएगा। नाउ कम्स टू द हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। पहला इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। दोनों का एक्सप्लेन करना है, मैं आंसर पढ़ता हूँ। मनी वैल्यू ऑफ द मनी रेफर टू द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन और रिटर्न ऑन द पेपर नोट। मतलब ये मनी वैल्यू वो मनी वैल्यू होती है जो रुपीज़ के ऊपर लिखा होता है। जैसे 2000 रुपये के नोट के ऊपर लिखा है 2000, 200 रुपये के नोट के ऊपर 1 जीरो कम है 200 लिखा हुआ है, तो ये उसकी मनी वैल्यू हो गई। 10 रुपये के सिक्के के ऊपर 10 रुपीज़ लिखा होता है तो 10 रुपये का हो गया। ठीक,
दस मनी वैल्यू ऑफ द पेपर नोट इज व्हाट इज रिटर्न ऑन इट, मतलब व्हाट इज रिटर्न ऑन इट, वो जो उसके फेस जो वैल्यू होती है वही उसकी मनी वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो उस पर लिखा है। 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ETC। विद द 200 रुपीज़ नोट यू कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ऑफ 200 रुपीज़, मतलब अगर किसी नोट के ऊपर 200 रुपये लिखा हुआ है तो आप उससे 200 रुपये की मनी वैल्यू के बराबर गुड्स सर्विस परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये का जो नोट है जिस पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है तो आप उससे 100 रुपीज़ की गुड्स और सर्विस खरीद सकते हैं मार्केट से। फिर आता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ द मनी रेफर टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटी लाइक मेटल दैट द मनी हैज़ मेड ऑफ, और ये जो कमोडिटी वैल्यू है ये सिक्के के उस मेटल की वैल्यू है जिससे कि उस सिक्के को बनाया गया है, मेड ऑफ, ठीक। 10 इफ़ कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अगर वो गोल्ड और सिल्वर का कॉइन है तो उसकी कमोडिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड और सिल्वर, तो कमोडिटी वैल्यू क्या होगी, जैसे आपने सोने का सिक्का बना दिया और 10 रुपये उस पर लिख दिया तो उसकी जो मनी वैल्यू तो 10 रुपये हुई, बट कमोडिटी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, वो तो लाखों रुपए का हो गया ना, गोल्ड का सिक्का, तो फिर कोई उसको 10 रुपये में नहीं चलाएगा, वो उसको पिघला के गोल्ड के भाव बेचेगा। इफ़ द कॉइन आर मेड अप ऑफ गोल्ड सिल्वर एज वॉज द प्रैक्टिस इन ओल्डन डेज, ये राजा महाराजाओं के टाइम सोने की मुद्राएं चला करती थी। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड और सिल्वर, तो उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो गोल्ड और सिल्वर की मार्केट वैल्यू के बराबर होगी। क्वेश्चन सेकंड है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन मनी प्ले नो रोल व्हाट्स ओवर, मतलब क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं जब मनी का कोई रोल नहीं हो। सॉरी स्क्रीन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। यस, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन मनी प्ले नो रोल, ऐसा हो सकता है मनी प्ले नो रोल इन द सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नो एक्सचेंज, मतलब अगर आप एक्सचेंज ही नहीं करोगे तो मनी का कोई रोल नहीं है। जैसे आज भी आप अगर बार्टर सिस्टम में प्रैक्टिस करते हो, ठीक, अब मानो मैं किसी बच्चे को पढ़ा देता हूँ उसके घर पे जाके, तो सुबह शाम वहाँ से लंच बॉक्स मेरा आ जाता है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो बार्टर सिस्टम हो गया, तो इसमें मनी का कोई रोल ही नहीं है, ना आपको पैसा देना पड़ेगा पढ़ाने का, ना मुझे पैसा लेना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल और अ फैमिली सर्विंग ऑन एन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज और सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे आप किसी आइलैंड पे गुम जाते हो, जैसे कुछ मूवी हैं, एक मूवी आई थी कहो ना प्यार है, मैंने तो देखी नहीं, उसमें वो दोनों किसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे कोई दुकान नहीं कुछ नहीं, तो जंगल से जो भी चीज़ें हैं वो लेके खाओ पियो, तो वहाँ ना तो पैसा होगा तो भी काम का नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सचेंज। तो ऐसे केस में जो मनी है, मनी का कोई रोल नहीं होगा। यू कैन क्रिएट अदर एग्जाम्पल ऑल्सो। Question 3. Why people hold notes and coins when it is clear that the intrinsic value, commodity value of notes and coins is almost negligible? अब जो लोग हैं नोट और कॉइन्स को क्यों इकट्ठा करके रखते हैं अपने बैंक में, अपनी पॉकेट में, घर पे, जबकि उनको पता है इनकी कमोडिटी वैल्यू तो नेग्जिलेबल है, मतलब न के बराबर है, बिकॉज दे आर इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये फिएट मनी है ना, बिकॉज नोट्स एंड कॉइन्स आर लीगली टेंडर होता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था हमने 2016 में, सॉरी मैं ईयर भूल गया हूँ, तो डिमोनेटाइजेशन में क्या था, वो नोट बंद नहीं हुए, आज भी आप पुराने 500 और 1000 के नोट घर पे रख सकते हो, इट इज़ नॉट इलीगल, बट उनका लीगल टेंडर था वो कैंसिल हो गया, मतलब अब ये मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है। दीज नोट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल इन मार्केट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप घर पे सजा के रख सकते हो। यस, दीज आर फिएट मनी और द मनी बैक्ड विद द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इस मनी में बैक्ड सपोर्ट होता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी का। इट वॉज अनलॉफुल नॉट टू एक्सेप्ट नोट, मतलब अगर कोई नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करता कॉइन को तो ये अनलॉफुल होगा, मतलब कानून के विरुद्ध होगा। एंड कॉइन्स फॉर रिसिप्ट्स और पेमेंट, मतलब पेमेंट की रिसिप्ट में कोई इसको मना नहीं कर सकता। वी ऑल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, दैट इज़ वाई जो लोग हैं द पीपल होल्ड द पेपर करेंसी एंड कॉइन्स at their home and in their bank account. Now next point, supply of money. अब देखो जब हमारे कंट्री में ऐसे करेंसी, फिएट करेंसी, फिड्यूशरी करेंसी, फुल बॉडीड मनी है या क्रेडिट मनी जब चलता है तो इसका कोई तो सप्लायर होगा। तो हु आर द सप्लायर ऑफ, जैसे मैंने बताया आरबीआई ये गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक।
तो कौन कौन इसके मनी सप्लायर है देखते हैं। वैसे जनरली मैं बता दूं, हमारे कंट्री में एक तो आरबीआई है, जो आरबीआई 2 रुपये 1 रुपये से जो बड़े सारे नोट है वो आरबीआई इशू करता है, जिसपे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे गवर्नर जनरल के साइन है। 1 रुपी नोट विच इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट, उसमें लिखा होता है इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। ऑल द कॉइन्स जो हैं वो भी इश्यूड बाय गवर्नमेंट, जो सारे कॉइन्स हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता, वो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। और जहाँ कॉइन्स जो हैं उनको ढाला जाता है उसको मिंट बोला जाता है। शायद जहाँ तक मुझे आ रहा है देवास जो है, देवास में सिक्के डालने का एक कारखाना है, ठीक। तो इसको पढ़ के देखते हैं। और तीसरा जो मनी सप्लायर है हमारे यहाँ वो है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक मनी सप्लायर क्यों है? क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, लोन एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक। तो ये लोन एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं ये आगे प्रोसेस होगा मनी क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन जो अभी टॉपिक में आया नहीं है, वहाँ ये टॉपिक में क्लियर हो जाएगा जो अपकमिंग चैप्टर है। इट इज़, देखो इसमें सप्लाई ऑफ मनी इज़ स्टॉक कंसेप्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो सप्लाई ऑफ मनी है ये स्टॉक कंसेप्ट होता है, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ जो टाइम है हमारे कंट्री में जो मनी सप्लाई है ये फिक्स होता है और ये चेंज नहीं होता जब तक आरबीआई नए नोट इशू नहीं करता। दैट इज़ वाई इट इज़ स्टॉक कंसेप्ट। बस वो मनी सर्कुलेट होता है, हमारे हाथ से दूसरी जेब में जाएगा, दूसरे से तीसरे में। इट रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप। ऑल टाइप ऑफ मनी, चाहे वो हमारे पास एज अ कैश हो या बैंक अकाउंट में हो, चाहे पेपर करेंसी हो या कॉइन्स हो, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री एट अ टाइम। मतलब मनी सप्लाई क्या है? एट अ टाइम हमारे देश के लोगों के पास जो भी पैसा है ये उनकी जेब में है, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है बैंक अकाउंट में, ये सारा मिला के जो पैसा है पूरे कंट्री के सिटीजन्स का वो मनी सप्लाई है और वो स्टॉक कंसेप्ट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड। अब मनी सप्लाई में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? पहला, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा है स्टॉक में वो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज गवर्नमेंट तो मनी सप्लायर है। दूसरा, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। अब बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि सारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो मनी सप्लायर हैं, या आरबीआई वो भी मनी सप्लायर है। बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर ऑफ मनी and the stock of the money held by the supplier of money is never treated as the part of the supply of money in a country। और मनी सप्लायर के पास जो मनी सप्लाई का स्टॉक है उसको आप मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो मनी सप्लाई में क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमारे सारे बैंकिंग सिस्टम आ गया, वेदर इट इज़ आरबीआई और अदर कमर्शियल जो बैंक है, जो सारे बैंक है जहाँ आपका सेविंग अकाउंट होगा, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, अपने पास आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, लेना बैंक हो गया, जो भी बैंक है, मुथूट फाइनेंस वगैरह, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो सारा बैंकिंग सिस्टम हमारा ये मनी सप्लायर होगा और गवर्नमेंट, ठीक। अब बॉक्स पे आते हैं फोकस जोन। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय पीपल। मतलब मनी सप्लाई में सिर्फ मनी का वो स्टॉक आता है जो हेल्ड बाय पीपल है, मतलब जो लोगों के पास है, अदर देन सप्लायर ऑफ मनी दैम सेल्फ। इन अदर वर्ड, सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू दैट स्टॉक ऑफ द मनी विच इज़ हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। मतलब मनी सप्लाई स्टॉक उसी मनी का है जो कि डिमांड करने वाला है, मतलब हम लोग जो सप्लायर है मनी के, उनके पास जो मनी है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। यस। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आता है, हु आर द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। मतलब मनी के प्रोड्यूसर कौन है, मतलब मनी को कौन जनरेट करता है। प्रोड्यूसर ऑफ मनी रेफर टू द सप्लायर ऑफ मनी। तो 3 है, गवर्नमेंट है, आरबीआई है और अदर कमर्शियल बैंक के 3 है। देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक। द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग बोथ सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई विच इज़ द नोट इशूइंग अथॉरिटी। तो आरबीआई को नोट इशूइंग अथॉरिटी भी बोलते हैं कि जो सारे जो नोट हैं 1 रुपये से बड़े वाले वो सारे आरबीआई इशू करता है। एंड द कमर्शियल बैंक्स हु एड द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट होता है, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अब ये उस डिमांड डिपॉजिट में से जो कमर्शियल बैंक है
वो क्या करते हैं, लोन इशू करते हैं और बाय द लोन जो एक्टिविटी है उससे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं. दैट इज वाई द कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड मनी सप्लायर ऑल्सो. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई. अब जो मनी सप्लाई के हैं, हमारे पास कई तरीके के फॉर्म है मनी के, M1, M2, M3, M4, बट हमारे सिलेबस में ओनली M1 फॉर्म का मनी है. इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3, M4. Of these only M1 measure is discussed here एज प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस. मतलब हमारे CBSE के 12th के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में वो सिर्फ M1 फॉर्म का मनी है. M2, M3, M4 जो मेजर्स हैं आर गिवन इन एबिलिटी जोन. इस बुक के एबिलिटी जोन में M2, M3, M4 मनी दिए गए हैं, जिसमें कुछ पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, LIC वगैरह ऐसे शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. बट सिलेबस में सिर्फ M1 फॉर्म ऑफ मनी है. तो M1 फॉर्म ऑफ जो मनी है, M1 measure of money supply. According to M1 measurement, money supply include the following component. इसमें following component है M1 is equal to C DD OD. ये क्या है आप देखते हैं. जो M1 है, C मतलब कैश इन हैंड हो गया, मतलब जो लोगों के पास कैश पड़ा है. दूसरा DD डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक में पैसा पड़ा है वो हो गया. OD मतलब अदर डिपॉजिट. अदर डिपॉजिट मतलब जो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट RBI वगैरह के पास रखा गया है, ये उससे मतलब होता है. यस, जो M1 फॉर्म ऑफ मनी है, में जो फर्स्ट था, लेट मी रीड इट. जो C है, इट रेफर टू द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. इट इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स. मतलब ये लोगों के पास जो कैश पैसा होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन या नोट्स, क्योंकि दो ही चलते हैं आजकल, कॉइन्स हैं, ये नोट्स चलते हैं. तो जो लोगों के पास है वो C वाला फॉर्म हो गया. ठीक. फिर सेकंड आता है DD डिमांड डिपॉजिट. ये बैंक में होता है. इट रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द प्यूपिल विद द कमर्शियल बैंक. दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड. वाई does the deposit in bank called demand deposit? Because we can withdraw it at any time according to our wish. That is why it is called demand deposit. जब भी आप इस पैसे की डिमांड करोगे, the commercial bank cannot deny it. उनको पैसा देना ही पड़ेगा. These are also called checkable deposit. It means you can issue the check against your deposit. मतलब अगर आपका बैंक में पैसा जमा है, then you can issue the check. आपके पास 20,000 रुपये जमा, हमने 10,000 रुपये का चेक इशू कर दिया, एंड व्हेन यू विल गिव द चेक टू अदर पर्सन, तो वो आपके खाते में से निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र तुरंत कर देंगे. फिर नेक्स्ट जो आता है आपके पास, ये DD हो गया. फिर आता है OD. OD क्या है? दीज आर अदर डिपॉजिट विच इंक्लूड्स. इसमें अदर डिपॉजिट्स हैं, क्या क्या इंक्लूड होंगी? डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ द पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. मैंने बताया था जो बैंकिंग सिस्टम है उसका कुछ डिपॉजिट RBI के पास होता है. तो ऐसे डिपॉजिट आ जाते हैं, जैसे हमारे कंट्री में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे नाबार्ड है. ये अपना रूरल जो है डेवलपमेंट बैंक है, एक मेजर जो रूरल डेवलपमेंट बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर का. जो नाबार्ड का डायरेक्ट डिपॉजिट RBI के पास होता है. देन इट इज़ कॉल्ड अदर डिपॉजिट. ये भी मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा. सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट. जो विदेशों के दूसरे देश की गवर्नमेंट है उसका कुछ डिपॉजिट अगर हमारे देश के RBI में है, या अदर कंट्री के जो फॉरेन बैंक हैं उनका डिपॉजिट RBI के पास होता है. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन आवर कंट्री. थर्ड, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, या वर्ल्ड बैंक का कोई डिपॉजिट अगर हमारे कंट्री में है RBI के पास या अदर बैंक के पास, तो वो भी हमारे मनी सप्लाई का पार्ट होगा. एंड ऑल 3 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट. सो इट इज़ क्लियर कि सिलेबस में हमारे पास M1 फॉर्म ऑफ मनी है, और M1 फॉर्म ऑफ मनी में क्या इंक्लूड होता है? कैश हेल्ड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ नोट एंड कॉइन्स. सेकेंड, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, जो सभी लोगों की डिमांड डिपॉजिट है बैंक में वो. एंड अदर डिपॉजिट जो है 3 पॉइंट्स आपने पढ़े, ये तीनों M1 फॉर्म ऑफ मनी में इंक्लूड है. एंड M1 फॉर्म ऑफ मनी इज ओनली इन आवर सिलेबस दिस ईयर. स्पेशली OD डज नॉट इंक्लूड. यहाँ एक खास ध्यान रखना है आपको, जो अदर डिपॉजिट है इनमें आप क्या इंक्लूड नहीं करेंगे.
फर्स्ट है डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई। मतलब अगर गवर्नमेंट का कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा है, बिकॉज आरबीआई तो गवर्नमेंट का बैंक है, सम टाइम व्हेन द गवर्नमेंट हैव सम सरप्लस, तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस हमेशा होता है। इन फ्यूचर जो स्कीम पे प्लान्ड है उसको खर्च करना है साल भर, जो बजट बनाया, तो आरबीआई के पास पैसा रखा होता है। तो वो जो पैसा है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, बिकॉज गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ आर मनी सप्लायर। सेकंड आता है डिपॉजिट ऑफ अ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई। हमारे पूरे देश के जो कमर्शियल बैंक हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उनका जो भी डिपॉजिट है, नहीं सॉरी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं, गलत बोल गया सॉरी, जो बैंकिंग सिस्टम है, ऑल द बैंकिंग सिस्टम जिसमें सारे कमर्शियल बैंक आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, यस बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, तो इनका पैसा अगर आरबीआई के पास हो जमा है, होता क्या है, मतलब इनको रखना पड़ता है, आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आरबीआई के पास जो भी बैंकिंग सिस्टम का पैसा जमा है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन अवर कंट्री। नेक्स्ट आता है नेट डिमांड डिपॉजिट एंड ग्रोस डिमांड डिपॉजिट। ये भी मेजर है इश्यू, क्वेश्चन है नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और ग्रोस क्या होता है। डिस्टिंक्शन में बी ड्रॉन बिटवीन ग्रोस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट में हमको यहाँ डिस्टिंक्शन देखना पड़ेगा। विद द कमर्शियल बैंक ग्रोस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, इसमें इंटर बैंकिंग क्लेम शामिल होते हैं। क्लेम्स ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर, मतलब एक बैंक का क्लेम जो दूसरे बैंक के इश्यू पे चलता है वो इसमें इंक्लूड होता है ग्रोस में। नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल। जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स है, मतलब एक बैंक का दूसरे बैंक से जो भी लिंक है, लेना देना, वो ग्रोस डिमांड डिपॉजिट में शामिल है। बट नेट जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें ये शामिल नहीं होगा। नोट ऑफ क्वेश्चन, सावधानी वाली जो बात है, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। जो नेट डिमांड डिपॉजिट है वो, अब देखो जो बैंक के जो क्लेम्स हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम, इसमें क्या होता है, जैसे लोन वोन, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोई पेनल्टीज़ वगैरह, कई चीज़ें ऐसी अलग होती हैं विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इसलिए उस पर आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और वैसे तो नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रोस डिमांड डिपॉजिट भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट ये भी बॉक्स है टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। देखो इसमें भी फ़र्क होता है। डिमांड डिपॉजिट तो आप कभी भी करवाते हैं, सेविंग अकाउंट में होता है, और टर्म डिपॉजिट मतलब होता है जो फिक्स एक टर्म पे एक फिक्स अमाउंट जो है आपको जमा करना पड़ता है, जिसको आरडी बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। टर्म डिपॉजिट आर डिफरेंट फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। डिमांड डिपॉजिट आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड। मतलब डिमांड डिपॉजिट तो आपने जमा करवाया, आज कल निकलवा लें, पर फिक्स जो डिपॉजिट है एफडी आरडी, ये क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। जैसे 5 साल के लिए एफडी करवाया तो आप बीच में इसको नहीं तोड़वा सकते हैं, ठीक। तो ये टर्म डिपॉजिट में एक आपका रेकरिंग जो आरडी भी आ जाता है। जैसे आप पर मंथ 1000 रुपीज़ करवाते हैं, 1 ईयर तक करवाना है, देन यू आर बाउंड टू डिपॉजिट, तो वो भी डिमांड डिपॉजिट से अलग हो गया टर्म डिपॉजिट। सेकंड आता है डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ मनी एज एन व्हेन नीडेड। मतलब टर्म डिपॉजिट में से आप जब चाहे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मनी इज़ डिमांडेड, डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन, और जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। थर्ड आता है टर्म डिपॉजिट आर नॉट चेकेबल डिपॉजिट। जो टर्म डिपॉजिट हैं एफडी आरडी, यू कैन नॉट इशू एनी काइंड ऑफ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। इन डिपॉजिट्स के लिए आप कभी भी चेक इशू नहीं कर सकते, बट डिमांड जो डिपॉजिट है इनके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हैं। डिपॉजिटर कैन नॉट साइन अ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट्स। दीज आर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। मतलब जो आप चेक इशू कर सकते हैं वो 2 तरीके का, एक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। अब देखो ये भी सिलेबस में नहीं है पर बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट में जो डिमांड डिपॉजिट होता है उस पर बैंक आपको एक पर्टिकुलर जो ऑलरेडी फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेगा। बट जो करंट अकाउंट है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो बैंक आपको पे नहीं करेगा। यस
नोट ऑफ क्वेश्चन जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। मतलब M1 जो मेजरमेंट मनी है उसमें M1 जो आपके पास डिमांड डिपॉजिट है सिर्फ उसी को आप मनी सप्लाई का पार्ट मानेंगे, नॉट द टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, किसमें, मनी सप्लाई के पार्ट में, क्योंकि हमने M1 पढ़ा था उसमें CC, DD और OD तीनों ही था। तो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। याद रखना है डिमांड डिपॉजिट, जो टोटल डिमांड डिपॉजिट कंट्री में क्या होगा, टोटल डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट्स ऑफ द पीपल एंड टोटल डिपॉजिट इन करंट अकाउंट ऑफ द पीपल। अब मेजर ऑफ M1 फॉर्म ऑफ जो मनी है, फ्लो चार्ट आपके पास है, इसको भी आप एक बार स्टडी कर लें, मैं समझा देता हूँ एक बार। जो मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, इसमें पहला आता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, ये हो गया DD, और फिर आता है अदर डिपॉजिट, मतलब ये आपके पास आ गया C और ये आ गया DD और ये हो गया OD। ठीक, अब इसमें आपके पास अदर डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट विद RBI फॉरेन सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट हो गया, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। तो आपने जो ऊपर पढ़ा था उसका फ्लो चार्ट है ना, यहाँ एक नोट दिया गया है, इसको देखें। द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू बी कंसिडर्ड करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल with the commercial bank as the two principal component of money supply in an economy। मतलब किसी इकोनॉमी में मनी सप्लाई के दो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वन जो पैसा लोगों के पास है करेंसी विद द पब्लिक, और डिमांड डिपॉजिट इन बैंक ऑफ द पब्लिक, जो पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट है बैंक में वो होता है। ठीक, अब अभी जो मैंने ऊपर बताया रिवीजन है, हु सप्लाइज मनी, मतलब हु आर द मनी सप्लायर इन आवर कंट्री, तीन बताए मैंने, एक तो गवर्नमेंट बताया, RBI बताया और कमर्शियल बैंक बताया। ठीक, सिंपल है। सप्लायर ऑफ मनी इंक्लूड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जो हमारे कंट्री में RBI है। इन इंडिया हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे कंट्री का RBI है। सेकंड है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक, वाई द कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड मनी सप्लायर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड मनी सप्लायर बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, लोन एक्टिविटीज़ होती है। देखो शॉर्ट में बता दूं, कमर्शियल बैंक जब भी लोन ऑफर करता है, देन द कमर्शियल बैंक नेवर ऑफर द लोन इन कैश, दे ऑलवेज इशू द चेक फॉर द लोन। वो लोन के अमाउंट का चेक इशू करता है, और जब वो चेक दूसरे बैंक में डिपॉजिट होता है, तो ये जो चेकेबल है प्रोसेस आपको क्रेडिट क्रिएशन जो अपकमिंग चैप्टर में आएगा वहाँ डिटेल में समझाएंगे। यहाँ इतना सा याद रखें, कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड मनी सप्लायर बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और क्रेडिट क्रिएशन का लिंक लोन एक्टिविटी से है, और कमर्शियल बैंक हमेशा चेक में लोन देता है। थर्ड आता है द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट है जो कॉइन्स है और 1 रुपीज़ नोट इशू करता है RBI, गवर्नमेंट के बिहाव पे जो 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ से बड़ी वैल्यू के नोट इशू करता है, और कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन। इन इंडिया RBI इज़ द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। RBI issue the currency on the basis of minimum reserve। अब जो RBI है, ऐसा नहीं है कि नोट ये दिन भर छापता रहे गरीबी दूर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ जो RBI जो है नोट छापता है वो एक स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड पे छापता है। मतलब 200 जो करोड़ है इसके बराबर या तो गोल्ड हो RBI के पास, या मिनिमम उसमें से 115 करोड़ का गोल्ड हो, और बाकी जो है सिक्योरिटीज़ हो। ठीक, फॉरेन सिक्योरिटीज़ या अदर कोई सिक्योरिटीज़ हो, ये होना ज़रूरी है। देखो मैं पढ़ता हूँ, RBI द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ मनी, RBI इशूज़ करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम किसका है, गोल्ड का। अंडर दिस सिस्टम RBI बैंक मेंटेन द मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड के फॉर्म में 200 करोड़ के बराबर इसके पास डिपॉजिट हो गोल्ड, एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़, मतलब गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज। ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़, मतलब 200 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज़ और गोल्ड होना चाहिए। इनमें से मिनिमम गोल्ड 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, बाकी 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं।
तब जाके आरबीआई नोट इश्यू करता है। और जितना ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व आरबीआई के पास बढ़ता जाएगा, आरबीआई तुरंत नोट प्रिंट करता जाएगा और जो मनी सप्लाई है हमारे कंट्री में बढ़ता जाएगा। बट विदाउट द इंक्रीमेंट इन द गोल्ड रिजर्व इन द आरबीआई या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज इंक्रीज नहीं होंगे, तब तक आरबीआई नए नोट इश्यू नहीं करेगा। बस एक कंडीशन में, अगर कुछ पुराने नोट हैं गल सड़ जाते हैं, वो आरबीआई तक एक्सचेंज में पहुंचते हैं, तो आरबीआई उनको डिस्ट्रॉय करके उसके प्लेस पे रिप्लेस करके नए नोट इशू कर देता है। उससे मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा कंट्री में। कमर्शियल बैंक आर द सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू इशूइंग नोट। अब दूसरे जो मनी सप्लायर है हमारे कमर्शियल बैंक है। अब अगर कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो हमारे आसपास बैंक होते हैं, जब हम जाते हैं पैसा जमा कराते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, पासबुक प्रिंट करवाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब इनके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी तो नहीं है। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स, येट दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये मैंने बताया था, ये डिमांड डिपॉजिट मतलब लोगों की डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसमें से क्रेडिट क्रिएशन करना मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं। दीज डिपॉजिट सर्व एज द मनी सप्लाई ऑफ द पीपल। ये जो लोन एक्टिविटीज़ हैं, जो डिमांड, एक आदमी ने पैसा जमा कराया उसमें से वो जितना जो मिनिमम है वो अपने पास रख के कैश रिजर्व जो रखना होता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई, बाकी को लोन इशू कर देते हैं। अब वो जो लोन इशू करते हैं वो मनी सप्लाई बन जाता है लोगों के लिए, वो इन्वेस्ट होता है हमारे देश में। पीपल कैन विड्रॉ और ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक्स। सॉरी, एक लाइन रह गया था। द कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट एंड कॉइन्स, येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो ये क्रेडिट क्रिएशन होता है। दीज डिपॉजिट्स सर्व्स एज द सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दीज आर चेकेबल डिपॉजिट। ये चेकेबल डिपॉजिट होती है। पीपल कैन विड्रॉ ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक। लोग चेक लिख के अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज़ कॉल्ड बैंक मनी। और जो लोन एक्टिविटी करके बैंक जो अपना पैसा बना लेता है, इंटरेस्ट का जो पैसा है, बैंक का भी पैसा इकट्ठा हो जाता है कई सालों में, इट इज़ कॉल्ड बैंक मनी। सो गवर्नमेंट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ द मनी सप्लाई। अब तीसरा जो सोर्स है, पहला आरबीआई, दूसरा कमर्शियल बैंक, जो थर्ड है वो गवर्नमेंट होता है। अब गवर्नमेंट कैसे होता है? गवर्नमेंट इज़ द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, सॉरी, ठीक, जो डिनोमिनेशन है, सॉरी मेरे बोला ही नहीं जा रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी, जो सारे जो कॉइन्स हैं, ऑल द डोमिनेशंस, डिनोमिनेशन जो वैल्यूज़ की डिफरेंट, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के जितने भी कॉइन्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट इशू करता है और 1 रुपीज़ का नोट है ना, इशू करेगा। तो दैट्स ऑल। ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली पूरा है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी क्या होता है, इसमें भी डिफरेंस होता है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है। बैंक मनी रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट को बताता है ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। लोगों का जो पैसा कमर्शियल बैंक में पड़ा है उसी को आप बैंक मनी रेफर्ड बोलेंगे, वो डिमांड डिपॉजिट को रेफर करता है। हाई पावर्ड मनी इज़ द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पीपल वैलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीसीआर, ठीक, बोल सकते हैं। जो वॉलेट कैश है, वॉलेट कैश जो है कमर्शियल बैंक का मतलब जो कमर्शियल बैंक अपने पास कैश रखता है डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, वो हो गया। थर्ड, कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। इन तीनों का जो सम टोटल है हाई पावर्ड मनी है। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस और द बेस मनी इन द इकोनॉमी। ये बेस मनी, मॉनेटरी बेस, या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, जो तीसरा जो नाम था हाई पावर्ड मनी है। मतलब किस किस का टोटल है? करेंसी हेल्ड बाय पीपल, वॉलेट कैश बाय द कमर्शियल बैंक के पास जो कैश पैसा रखा होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन। जैसे आप बैंक से पैसा निकालने गए कैश, तो बैंक आपको कैश देगा, जो बैंक के पास पैसा होता है वॉलेट कैश में से देगा। और थर्ड है कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट आरबीआई के पास है, ठीक। नोट, while currency held by pupil is a part of money supply,
अब लोगों का जो पैसा है लोगों के पास, वो तो मनी सप्लाई का पार्ट है. वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक विद RBI आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. मतलब इनमें से हाई पावर्ड मनी में से जो फर्स्ट पार्ट था करेंसी हेल्ड बाय पीपल, वो मनी सप्लाई का पार्ट है. बी और जो सी है ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है. अब हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन है अपने पास, इट इज़ द लास्ट. तो फर्स्ट है स्टेट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. तो पता ही है, पहला करेंसी, इसमें नोट और कॉइन्स आ जाते हैं. सेकंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, लोगों का पैसा जमा जो बैंक में. तीसरा अदर डिपॉजिट, मतलब COD नहीं CDD और OD, ये आपने ऊपर पढ़ लिया. सेकंड क्वेश्चन है वाई आर कैश डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक विद RBI नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. बिकॉज commercial bank and the government are money supplier, because government and commercial bank are creator or the supplier of money, and money held by the creator supplier of money is never treated as the part of money supply. ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है. यहाँ जो मैंने बताया था अपने पास एबिलिटी जोन में जो अदर फॉर्म ऑफ मनी दिए गए हैं वो आप ढूंढ लेंगे. अपने पास क्वेश्चन आंसर आते हैं, कहीं एबिलिटी जोन आपको मिल जाएगा, ट्राई कर लेते हैं. कहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो चैप्टर के लास्ट में होता है. अब सिलेबस में तो M1 फॉर्म ऑफ मनी है, बट अब वहाँ से ये देखो ये आ गया. अब M2 जो फॉर्म ऑफ मनी है इसमें क्या हो गया, M1 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी इसमें जुड़ जाता है. ठीक, अब M3 मनी निकालना है, तो M3 में M1 के साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक में जो नेट टाइम डिपॉजिट है वो ऐड कर दें आप. फिर M4 जो मनी है, जब आप M4 में जाएंगे तो M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस. तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एनी टाइम. सी यू, बाय.